नमस्कार बच्चों। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस में ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो। यानी इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके हैं, समस्याएँ, वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। संसाधन क्या है, यानी कि चित्रों के माध्यम से आपको क्या इस चैप्टर को बहुत ही समझाया गया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे दिए गए सारे टॉपिक को आप अच्छे प्रकार से समझ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और टॉपिक वाइज टॉपिक आप समझने की कोशिश करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट है, संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं पे बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या है, इन टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम संसाधन के बारे में समझने वाले हैं और संसाधन के प्रकार यानी वर्गीकरण और संसाधनों का विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और सतत पोषण विकास क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 ये क्या है, इनको भी हम समझेंगे। और संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। और भूमि संसाधन क्या है, आज इसी के साथ साथ भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के जो उपाय है उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा और मृदा के प्रकार, यानी मिट्टी और मिट्टी के प्रकार और मृदा अपरदन और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो दो टॉपिक है लगभग सेम है। अगर किसी एक को तैयार कर लेते हैं ये आपके दोनों में काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं, ये भूगोल का जो चैप्टर फर्स्ट है, संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन क्या है, क्योंकि इस टॉपिक को आपने क्लास 8 क्लास में आपने पढ़ चुके हैं संसाधन के बारे में। तो सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो संसाधन को आप क्या जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो क्या है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्लास 10 के बुक में परिभाषा कुछ थोड़ा सा अलग दिया है। क्या दिया है, यानी हमारे पर्यावरण में, यानी कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, इस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक क्या है, संसाधन कहलाती है। यानी प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रख देना है कि इस परिभाषा में आपको 4 चीज़ों की बातें की गई, यानी कि यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, पहला पॉइंट यहाँ पर है। और यह इसको प्राप्त करने के लिए क्या है कि प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ ये क्या है, आर्थिक रूप से संभव है। यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर हमें उसे बनाने के लिए तकनीकी अगर है तो उस तकनीकी का यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, आर्थिक रूप से यानी कि पैसे होना चाहिए। चौथा नंबर पे क्या है कि यह सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए, यानी कि समाज उसको मान्यता दे। जैसे अगर देखा जाए, मान लीजिए कोई अगर मंदिर है, अब मंदिर के नीचे से अगर खजाना यानी कि सोना अगर मिल जाए वहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मंदिर को गिरा कर सोना वहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि समाज इसको क्या है, मान्य नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर यह है कि अगर उस संसाधन को बनाने के लिए तकनीकी भी होना ज़रूरी है, और तकनीकी का यूज करने के लिए आपके पास आर्थिक यानी कि पैसे होने ज़रूरी है। ठीक है, और यह क्या है, सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। तो इस परिभाषा को बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर संसाधन दिया गया है ना, बस है, क्योंकि ये भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। पेट्रोल है, क्योंकि कार क्या है, बिना पेट्रोल के ये नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ये भी क्या संसाधन है। कोयला है ना, जल भी है, संसाधन आपका है। सौर ऊर्जा आपके, पवन ऊर्जा, ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, संसाधन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10th में जो संसाधन का वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है 2 भागों में, जैव अजैव संसाधन। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है,
नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, जिसे आप निजी प्राइवेट कह सकते हैं, सामुदायिक जो सभी के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। ठीक है, विकास के आधार पर क्या है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पहले बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो प्रकार यहाँ पर किया गया है वो 2 भाग है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है, यानी इन संसाधनों की जो प्राप्ति है जीवमंडल से होती है और जिसमें क्या है, जीवन व्याप्त है, यानी कि जो सजीव है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, मनुष्य है, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि, यानी ये सारे क्या आपके हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अजैव संसाधन क्या है कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हैं और धातुएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन यानी कि नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि वे सारे संसाधन जिनको क्या है, जिनका यूज करने के बाद रिकवरी हो सकती है, वे सारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, यानी इनका हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं इनकी रिकवरी यानी कि यह बनते जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, यानी पृथ्वी पे जब तक सूर्य है तब तक क्या है, सौर ऊर्जा का हम यूज कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जब तक हवा है तब तक क्या है, हम पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इन सब की रिकवरी भी होती रहती है। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिन्हें नवीकृत अथवा पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है, यानी जिनकी रिकवरी नहीं हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि जिनका एक बार यूज करने के बाद ये क्या है, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी इनको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इसे बच्चों आप बहुत ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में ये पूछे जाने का क्वेश्चन है। अगला है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना, यानी कि मालिक के आधार पर, व्यक्तिगत या निजी संसाधन, यानी कि जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसानों की अपनी भूमि होती है, अपना घर, चारागाह, तालाब, कुआं का जल, ये सारे क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, यानी वे संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी कि वे सारे संसाधन जिनका उपयोग क्या है, समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सामुदायिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, शमशान भूमि इत्यादि। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि देश की जो राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत सीमावर्ती जल भाग सहित, यानी ये जो भारत का आपका मैप है, ठीक है, नीचे का, तो ये यानी कि जो स्थलीय सीमा है ये तो सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, यानी कि अपने भारत के सीमा के अंदर जो भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसी के साथ साथ ठीक है, यानी जो तटीय भाग है यहाँ से क्या है कि 12 समुद्री मील, ठीक है, दोनों तरफ 12 समुद्री मील लगभग क्या है 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वे सभी क्या है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्र में भी क्या है भारत के कुछ एरिया होते हैं, तो इस एरिया में जो भी संसाधन पाए जाएंगे तो वो भी क्या है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे इसमें समस्त खनिज हो गया, वन, कपड़ा, वन्य जीवन, जल संसाधन,
भूमि इत्यादि सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे तट रेखा से, जब ये यानी कि तट रेखा से, ठीक है, दोनों तरफ तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी है, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि किसी भी देश, यानी कि अगर 200 समुद्री मील है तो यहाँ पर क्या है, भारत का कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है उन संसाधनों पर उनका अधिकार होता है, ठीक है। तो उनका जो उपयोग है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही कर सकती हैं, या हम उनके सहमति के बिना उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार, जिसमें संभावित संसाधन है, यानी यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। यानी संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में तो विद्यमान होते ही है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे भारत का जो पश्चिमी भाग है, यानी ये जो भारत का पश्चिमी भाग है, जैसे राजस्थान हो या गुजरात हो, इनमें क्या पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, लेकिन इनका क्या है, सही ढंग से विकास न होने पाने के कारण इसका यूज नहीं हो पा रहा है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। यानी कि जैसे कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि इनका सर्वेक्षण और इनकी मात्रा जो हमें ज्ञात हो गई है, यानी कि इनके भंडार सीमित हैं, तो इस आधार पे क्या है, हम उनके जो, यानी ये अगर समाप्ति के कगार पे है, यानी इनकी हमें मात्रा ज्ञात हो चुकी है, तो इनका यूज क्या है, कम से कम किया जाता है, यानी कि ये क्या है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आगे जो है भंडार, यानी कि जो आपके पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी क्या है, पहुँच से बाहर है, ठीक है। यानी कि अगर ये कह लीजिए कि मालिक किसी भी प्रदेश में अगर कोई भी संसाधन वहाँ पर मौजूद है लेकिन हमारे पास उसको प्राप्त करने के लिए अगर तकनीकी नहीं है जिसके कारण हम उसकी पहुँच से बाहर हैं, तो उसे भंडार कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जल क्या है, दो ज्वलनशील गैसों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, यानी यौगिक है, तथा यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास इनका उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकी नहीं है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। संचित को तो ये भी लगभग भंडार की तरह ही है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि यह भंडार की तरह है और इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीकी है, ठीक है, लेकिन परंतु इनका जो उपयोग है अभी नहीं किया जा रहा है और इनका जो उपयोग भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि भंडार की तरह है, यानी कि जिस भी प्रदेश में ये विद्यमान है, जिस क्षेत्र में, उसको प्राप्त करने के लिए तकनीकी हमारे पास है लेकिन हम इसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका जो उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा यानी कि बिजली पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग क्या है, सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, यानी कम मात्रा में हो रहा है। अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक तो है ही, यह जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन होता क्या है कि मानव ने इन संसाधनों का जो अंधाधुंध उपयोग किया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिससे क्या है, निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो कुछ समस्याएं निम्न यहाँ पर है, यानी कि कुछ जो व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधन का ह्रास हुआ है, कमी आई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं, जिनसे क्या है, समाज में दो हिस्से हो गए हैं। एक संसाधन संपन्न यानी जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, दूसरा संसाधनहीन यानी संसाधन उसके पास नहीं है। अगर हम कह सकते हैं कि गरीब और अमीर में ये समाज बट गया है। अगला है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो ओजोन परत है इसमें क्या है, छेद हो गया है और भूमंडलीय जो तापमान है इसके बढ़ने का खतरा है और प्रदूषण भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए सतत पोषण विकार, यानी कि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है सतत पोषण विकास, देखते हैं। यानी संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग
ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणी विकास कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे, यानी संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणी विकास कहलाता है। यानी कि संसाधन जो हमारे पास है, तो ऐसा नहीं कि संसाधन है जो वर्तमान पीढ़ी है उसका यूज करके समाप्त कर ले, तो वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचा के रखे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो इसे सतत पोषणी विकास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, कभी कभी इसको क्या है रियो डी जेनेरो भी सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ये हुआ था, इसको भी जानेंगे। ये सम्मेलन किसको लेकर हुआ था इसको भी देखेंगे, क्योंकि यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था जो जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। पहले पॉइंट ये है, और इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और यह जो सम्मेलन या इसका आयोजन जो हुआ था, विश्व स्तर पर जो उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में जो भी निर्णय लिया गया था उसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो दोनों टॉपिक एक ही है, एक बार ध्यान देंगे बच्चों आप। तो एजेंडा 21 क्या है इसको भी देख लेते हैं। यानी यह एक प्रकार का घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया, जिसका उद्देश्य था सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी तथा रोगों से निपटना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधन का नियोजन यानी कि प्लानिंग किस प्रकार से करें कि यह वर्तमान पीढ़ी के द्वारा ही समाप्त न हो जाए और सही प्रकार से इसका यूज हो सके। तो संसाधन नियोजन एक प्रविधि या कौशल भी है जो संसाधनों के उपयोग को संतुलित करता है, तालमेल बैठाता है। तो यह 3 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला है कि सबसे पहले करना क्या चाहिए, संसाधनों की पहचान कर लें, ठीक है, और उसकी सूची बना लें और जगह जगह मानचित्र में भी क्या इसको चिन्हित कर लें। ठीक है, और संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए तकनीकी को भी तैयार करना है। और संसाधन विकास योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तालमेल भी स्थापित करना, ये संसाधन नियोजन था। और आप सभी जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास में, यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात है, हमें ये बताते हैं कि संसाधन संपन्न देश, यानी जो संसाधन होते हैं यह संपन्न देश क्या है, यानी कि जिस देश में संपन्न होते हैं, यानी कि साधन संपन्न देश जो होते हैं वे हमेशा से क्या है विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। यानी कि वे देश जहाँ जो साधन संपन्न है, यानी जिस देश में साधन बहुत सारे ज़्यादा हैं, वहाँ पर हमेशा आक्रमणकारी यानी विदेशी आक्रमणकारी क्या कहते हैं उनके आकर्षण का वो केंद्र बना रहा, जैसे भारत भी इनमें से एक था। वे करते क्या थे कि बेहतर तकनीकी की मदद से उन संसाधनों का शोषण किया उन्होंने। और संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में तकनीकी होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। अब ये क्या है, यानी संसाधनों का उचित प्रबंध ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। यानी कि संसाधन का यूज इस प्रकार से करना कि केवल वर्तमान पीढ़ी ही ना यूज कर सके, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी, यानी उनकी ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाए। अब एक अलग टॉपिक हमारा है भू संसाधन, यानी कि लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये क्या है, आप सभी जानते हैं कि हम क्या भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, और इस पर हम अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और इसका यूज भी हम अनेक रूपों में करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं तो भूमि एक क्या है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल, और एक मानव निर्मित जिसको मनुष्य ने बनाया, एक मनुष्य स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भूमि संसाधन है जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, कृषि, यानी ये सारे जो क्रियाकलाप है ये कहाँ पर होते हैं, भूमि पर ही सारे किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब भूमि का उपयोग, आप सभी जानते हैं कि ज़मीन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि भूमि पर मकान बनाया जा सकता है, खेती की जा सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो आपको ये बता देना है। यहाँ पर देखेंगे भूमि का उपयोग, वन यानी कि पेड़ लगा सकते हैं, जैसे जंगली पेड़। बंजर, बंजर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो किसी काम की ना हो, यानी कि वह ज़मीन जो किसी काम की ना हो, यानी कि जिसको हम बेकार ज़मीन कह सकते हैं। गैर कृषि भूमि यानी वे भूमि जिस पे खेती के अलावा और सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे इमारत, मकान बना लिया, सड़क बना लिया, उद्योग बना लिया, ठीक है। अस्थाई चारागाह यानी कि जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। बहुत सारी ज़मीनों का उपयोग इस रूप में करते हैं। उपवन, जहाँ पर किया बगीचा हमने लगा दिया। कुछ ऐसे ज़मीनें जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है, यानी कि जहाँ पर अगर 5 वर्ष से अधिक वर्षों से खेती जहाँ पर नहीं हुई है, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है, ठीक है। पुरातन प्रतिभूमि, जहाँ पिछले 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं हुई। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी यदि 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जो बोया गया क्षेत्र होता है उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। भू निम्नीकरण, तो सबसे पहले आपको निम्नीकरण का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है? यानी भूमि के उपजाऊपन में कमी, यानी कि अगर भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और जिस कारण से हो रहा है तो आपको बताना है उसका कारण। तो आप सभी जानते हैं कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग करती रहेगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भू निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे खनन, खनन का मतलब हो गया कि आपने देखा कि जहाँ पर कोयला को निकाला जाता है खनन के द्वारा खोद कर, तो उससे आसपास की जो ज़मीन है उसकी क्या है, उपजाऊपन में कमी आती है। यानी कि कहीं न कहीं खनन क्या है, भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगला है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई करना, यानी कि वनों की जो कटाई करना ये भी भू निम्नीकरण का एक कारण है। अति पशुचारण, ये भी भू निम्नीकरण का एक कारण है। अति सिंचाई, ये भी भू निम्नीकरण का एक कारण है। औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि उद्योगों से निकलने वाले जो रसायन है, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं क्या है, भू निम्नीकरण का एक कारण है। आगे देखते हैं, तो भूमि संरक्षण के उपाय, यानी कि जिसके कारण भूमि की क्या है, उपजाऊपन में कमी आती है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो इसके कुछ उपाय हैं, ठीक है। यानी कि वनारोपण, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाकर, जो अति पशुचारण नियंत्रण करके, रक्षक मेखला यानी एक ही सीधे में पेड़ लगाकर, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्करण, यानी कि जो उद्योगों के द्वारा जो रसायन होते हैं प्रदूषित, उसको क्या है, शुद्ध करके बहाया जाए, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पर आपको क्या है, निम्नीकरण के कारण है, बस उसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग कर देना है, तो वो आपकी क्या है, निम्नीकरण यानी कि भूमि संरक्षण के उपाय बन जाएगा। अब यहाँ से आपका एक अलग टॉपिक आता है, मृदा संसाधन, ठीक है। यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, यानी यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके निर्माण में आप सभी जानते हैं कि लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो मृदा बनने की कुछ प्रक्रिया है जिनके मुख्य कारक है, जैसे भू आकृति, यानी कि जैसी भूमि होगी, जैसी भूमि की आकृति होगी वैसी ही मृदा होगी, ठीक है। आगे है जलवायु, यानी कि जैसी जलवायु होगी वैसे ही मृदा होगी। सैल यानी कि चट्टान, यानी कि जैसी चट्टान होगी वैसी ही मृदा होगी वहाँ की। तापमान, जैसी तापमान होगी, यानी जैसा तापमान होगा वहाँ का वैसी ही मृदा होगी। पवन, यानी कि पवन के द्वारा क्या होता है कि मिट्टी के एक स्थान से कटाव से मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले मृदा के प्रकार, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से 6 है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वत और वन मृदा। तो जलोढ़ मृदा के भी 2 प्रकार हैं, बांगर, खारदार। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है, ठीक है। तो इन सबको आप जानेंगे। और ये भारत का मैप है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत के क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ज़रूर बताएं कि अगर आपको हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप बताते रहिए, और लास्ट में बने रहिए, आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो अगली जो हमारी मृदा है जलोढ़ मृदा, यानी यह एक महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से क्या फैली हुई है, और संपूर्ण जो उत्तरी जो मैदान है भारत का, यह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो लाए गए निक्षेप यानी मिट्टी हैं, इनसे इनका निर्माण हुआ है, किसका, जलोढ़ मृदा का। आज जलोढ़ मृदा में क्या है, पोटास, फास्फोरस और चूना मौजूद होता है। और अगर देखा जाए तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नई जलोढ़ मृदा। तो बांगर क्या है, था इसमें जो कंकर होते हैं, ये कंकर की मात्रा ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और खादर में क्या है कि इसके जो मृदा यानी कि मिट्टी की जो महीन कण होती है, और यह ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली जो मिट्टी है काली मृदा, जिसको रेगन मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की मृदा क्या रंग काला होता है, और इन मृदा को रेगन मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, जिसके कारण इसको क्या है, काली कपास मृदा भी कहते हैं। और यह मृदा जो होता है दक्कन पठार यानी कि दक्षिण भारत जो बेसाल्ट का होता है क्षेत्र में पाई जाती है, और ये लावाजनक शैल से बनी है। यानी ये कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो लावा निकलता है, तो शैल चट्टान जो लुढ़क कर जो आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो जो आपके जो शैल चट्टानें होती हैं, आग्नेय शैलें जो एक जगह इकट्ठा होती हैं, तो इन सब के कारण क्या होता है कि काली मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो मृदा होती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा या मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक की ये क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पाई लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, और यह मृदा एक महीन कणों से बनी होती है, जिससे इसमें क्या नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और तथा चूना की मात्रा पाई जाती है, एवं फास्फोरस की इसमें कमी होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो मिट्टी होती है गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। अगली मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। तो यह लाल और पीली मिट्टी क्या होती है, यह मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो लाल रंग है आग्नेय शैल और उपांतरित शैलों यानी कि लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, और इसका जो पीलापन होता है इसमें पानी मिलाने के कारण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल और पीली मिट्टी है। अगला है लेटराइट मिट्टी, यानी कि लेटराइट जो मिट्टी होती है, लेटराइट जो शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, और इसका विकास अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, और यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। और यह काजू, चाय, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगली मिट्टी मरुस्थली, यानी कि जिसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो मरुस्थली जो मृदा होती है इसका रंग लाल और भूरा होता है, यह रेतीली होती है और लवड़ी भी होती है, और इसमें ह्यूमस तथा नमी की मात्रा कमी है, यानी यहाँ पर वर्षा की कमी होती है, पानी की। तो अगर इस मृदा में अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो इस मृदा को क्या खेती योग्य बनाया जा सकता है। ये आपका चित्र है यहाँ पर। अगली मृदा है वन मृदा या पर्वतीय मृदा, यानी कि यह पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि वन मृदा यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के राज्य है ये वहीं पर पाई जाएगी, ठीक है। इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है। तो नदी घाटियों में ये मृदाएँ क्या होती है, दोमट और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी जो ढाल है, ढालों पर क्या है, यह मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों की जो निचले क्षेत्रों में यह उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो टॉपिक है कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का बहाना। या तो मिट्टी क्या है, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, या जल के द्वारा एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर जा सकती है, ठीक है। यानी मृदा जो अपरदन होता है 2 कारणों से होता है, कटाव के द्वारा और बहाव के द्वारा, यानी जल के द्वारा और वायु के द्वारा। तो मृदा के कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया होती है इसको मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन के क्या कारण है, वन उन्मूलन, यानी कि पेड़ों को जब काटते हैं तो इससे मृदा अपरदन होता है। अति पशुचारण, निर्माण और खनन की प्रक्रिया, और कृषि के जो कुछ गलत तरीके हैं जिससे भी मृदा का अपरदन होता है। अपवन द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा मिट्टी क्या है यहाँ से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जहाँ से मिट्टी एक स्थान से जाती है इसको कहते हैं अपरदन, और जहाँ पर इकट्ठी होती है उसको कहते हैं निक्षेपण या निक्षेप, ठीक है। तो इसको आप जानेंगे। अब क्या है, मृदा
जो अपर्दन हो रहा है इसके उपाय क्या है, यानी कि मृदा संरक्षण के उपाय। जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो सेम वही चेंज कर देंगे, यानी कि वनारोपण यानी कि वृक्ष लगाना। अति पशुचारण नियंत्रण, यानी कि पशुओं पर नियंत्रण कर दीजिए। रक्षक मेखला, यानी कि आपने देखा है कि जो आंधियों से अगर ज़मीन की मिट्टी उड़ती है तो एक चीज़ में लोग क्या करते हैं कि पेड़ लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जिसको बोलते हैं रक्षक मेखला, यानी कि खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाना। ये देखो चारों तरफ पेड़ लगाया गया है, तो इससे होता है हवा की रफ्तार को कम किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती, यानी इस प्रकार से जो क्या है सीढ़ीदार खेती होती है, यानी कि अगर ढलान की ज़मीन है तो जब वर्षा होती है तो जो रफ्तार से पानी नीचे जाता है तो नीचे की ज़मीनों को क्या है ये काटता है। लेकिन जब उस पर हम सीढ़ी नुमा अगर बनाकर खेती करते हैं, जिससे क्या है उस पानी की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, तो मिट्टी का कटाव भी कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम आगे की वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे 10th क्लास 9th क्लास से संबंधित सारे वीडियो को बनाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक को क्लिक करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।